जय जगन्नाथ व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की हिंदी बुक बसंत भाग 2 का हिमालय की बेटियां। आज हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देंगे कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा, और क्या क्या आपको अच्छा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपको फीडबैक में देना है, यानी कि कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप सोचते हो कि ये वीडियो लाइक करना है तो आप लाइक कीजिए। चलो शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत हुई। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करते। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखना। कहाँ ये भागी जा रही है, हम इसे समझाएंगे, पहले हम पढ़ देते हैं। कहाँ ये भागी जा रही हैं, यह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। फिर उसके बाद पढ़ो मनीषा। अपने महान अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधित्यकाएं, सरस्वत सरस्वज सरस्वज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखी ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम है जिनके को सुनते ही रवि, अमरूज, व्यास, जनाब जनाब झेलम, काबुल, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरेयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बेटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए की एक एक बूंदों ने जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदियों को महानदों के रूप में समुद्र और प्रवाहित होने थे। कितना सौभाग्यशाली है वो समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की दो बेटियों का आज प्रकृति का से मिला।
जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। हिमालय गिरिराज है, एक पर्वतराज है। उसके बहुत सारे बेटियां हैं। बेटियां इसका मतलब ये कि जो हिमालय से उत्पत्ति हुई जो नदियां हैं उससे हम हिमालय की बेटियां हैं। हिमालय से बहुत सारी नदी बहती है। इनको जानेंगे तो हम जानेंगे कि क्या कौन कौन सा है हिमालय की। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। इसका मतलब मैंने जो नदी उन्हें, इसका मतलब कि जो नदी बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती। उस नदी को देख के मुझे बहुत गंभीर लगती थी, शांत लगती थी। पर्वतराज हिमालय। इसका मतलब ये है कि जब मैं दूर से देखती थी तो हिमालय को, तो मुझे लगता था वो बड़ा शांत है, गंभीर, अपने आप में खोई हुई लगती। जैसे कि एक संभ्रांत महिला, एक रिच रिच लेडी, सम्रांत महिला की भांति उस प्रकार वो प्रतीत होती। कैसे वो सम्रांत है? जैसे महिला अपने अलंकार के साथ सज्जित होकर तो सम्रांत लगती है, वैसे ही हिमालय सुंदर दिखती है। वैसे ही हिमालय क्या बहुत सारे पेड़ों पौधे ये सब जो भरपूर होता है, उससे हिमालय बड़ी सुंदर लगती है, भरपूर लगती है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। हिमालय के प्रति जो हिमालय जो उसका जो हरे भरे जो जंगल, हरे भरे पेड़, उसको देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी, बड़े श्रद्धा। माँ और दादी, मौसी और मामी के गोद की तरह इनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। धारा में इसका मतलब है कि जो वहां से जो निकली हुई नदियां, इस नदियां में मैं क्या करता, डुबकियां लगाया करता नदी में जाकर। जैसे कि मैं अपनी माँ की गोदी, दादी माँ की गोदी में, मौसी के गोदी में जैसे मानो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी माँ और मासी की गोदी में खेल रहा। तो परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, इसका मतलब जब मैं हिमालय के ऊपर चोटी पर पहुंचा, जब चढ़ा तो मैंने देखा कुछ और ही रूप सामने थे, बहुत सारे रूप अलग अलग। कैसे? मैं हैरान था, मैं आश्चर्य था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। यानी कि जो पर्वत से गिरती है, जो पर्वत से निकलती है, तो वो बहुत सी एक संकीर्ण धारा होती है। जब वो नदी निकलती है पर्वत से, तो वो संकीर्ण धारा लेकर उसकी गतिपथ होता है। अगर वही गतिपथ, वही नदी अगर समतल में आता है तो वो बहुत बहुत एरिया तक, उसका जो चौड़ा, उसका जो लंबा चौड़ा होता है वो ज्यादा विशाल हो जाता है। तो मैं ये सब सोचकर गिरा। देखो ये जो समतल में जो ये बहुत बहुत ही विशाल है गंगा और यमुना, वो कैसे हिमालय की चोटी में और हिमालय से जब निकलती है तो वो कैसे संकीर्ण धारा होकर निकलती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनका उछलना कूदना, इसका मतलब है कि जो जब वो निकलती है तो जो धारा, जो नदी की जो धारा होगी जो निकलती होगी, तो वो क्या करेगी, शब्द करेगी, आवाज करेगी, खिलखिलाकर हंसते जाकर के तेजी से निकलेगी। तो वो जो जल की धारा अगर ऊपर से नीचे तक गिरती है तो आवाज भी होती है, वैसे ही हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास क्या वहां गायब हो जाता है मैदान में जाकर। इसका मतलब ये जो खिलखिलाना, कूदना, हंसना, ये जो हिमालय की चोटी में ये जो करना, ये सब कुछ मानो गायब हो जाता है। कहाँ पर? समतल में जाकर ये नदियां, जैसे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बहुत अच्छे खिलते हैं तो मगर जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो बड़े सुधार हो जाते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ
अगर मैं किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, अगर मैं एक स्कूल की जो कली होती है उस पर देखती हूँ और किसी अगर कुछ लड़की को भी मैं भी जब देखती हूँ तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितने कि ये जो नदियां जो हिमालय की चोटी पर है, हिमालय की शरीर पर है, उन्हें देखकर जो खिलखिलाती नदियों को देखकर मुझे इतना आश्चर्य होता है जितना कि इन विषयों को बाल लीला देखकर, जैसे वो खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, ये सब देखकर बहुत आश्चर्य लगता है। कहाँ ये भागी जा रही है, ये नदियां तो निकल रही है मगर ये कहाँ तक जाएंगे, ये तो निकल हुई मगर निकली गई, अब ये कहाँ पर जाए, वह कौन लक्ष्य है जिससे इन्हें बेचैन कर रखा है। अगर आपको कहाँ पर जाना होगा, एक नई प्लेस पे अगर आप जाओ, जैसे पिकनिक पे अगर जाओ तो आप बहुत सारे एक्साइटेड होते हो, चलो जल्दी चलते जल्दी चलते। ऐसे ही ये जो नदियां जो निकल रही है इस पर फिर से हिमालय की चोटी से, वो भी हैरान है, वो भी उछल कूदल मचा रहे हैं, वो भी बेचैन है, मानो उन्हें कहाँ पर जाना है, बहुत जल्दी जाना है। जानेंगे वो कहाँ पर जाएंगे, क्यों इतने सारे, कौन सा नया प्लेस है जो जैसे नया जगह है जो बहुत सारे उत्साह है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यहाँ पर जो हिमालय है वो हिमालय को नदियों की पिता माना गया है। जो नदियां हैं गंगा यमुना सतलुज ये सबको हिमालय की पिता माना गया है, सबको पिता है हिमालय, गिरिराज हिमालय। विराट प्रेम पाकर यहाँ पर वो कितने सारे खेलते कूदते हैं, जो बाल लीला करते हैं, फिर भी यहाँ क्यों इतने अतृप्त है, क्यों वो उनके प्यास, कौन होगा जो इसके प्यास बुझा सकेगा, कहाँ पर ये जाएंगे, कहाँ पर ये सुख पाएंगे, कहाँ पर ये परम शांति पाएंगे, कहाँ पर ये बेचैन से भागे जा रहे हैं, हमें जानना हो। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ इसका मतलब है जो पहाड़ियाँ हैं वो बर्फ से फैला हुआ है, तो बर्फ जो जो वहां पर जो जहाँ बहुत ठंडी होगी तो जो पहाड़ियाँ हैं ऊपर बर्फ फैला हुआ है। छोटे छोटे पौधे से हरी घाटियां, इसका मतलब ये जो हिमालय की जो बातें बता रहे हैं, हिमालय की जो आकार कैसा है, हिमालय की दृश्य कैसा है, वहां पर बहुत सारे पहाड़ियां हैं जो बर्फ जली में नंगी हुए हैं, इसका मतलब है कि बर्फ में फैले हुए जो पहाड़ है। तो छोटे छोटे पौधे से भरी घाटियां, बहुत सारे घाटियां दिखाई देते हैं, जैसे घाट होती है, आप सुने होंगे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, तो जैसे घाट में कालिंग घाट पहाड़ी घाट, तो जो रास्ते होते हैं छोटे छोटे पौधे से भरा हुआ है वो घाटियां। बंधुर अधिक्यकाएं, बंधुर अधिक्यकाएं इसका मतलब है कि कहाँ पर ऊंची कहाँ पर नीची, इस पर ज्यादा गिर जाओगे इस पर चढ़ जाओगे, जो ऊंची नीची जो जगह होती है जो पहाड़ी इलाकों में उसे हम बोलेंगे बंधुर अधिक्य, जो हम इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं। और सरसब्ज उपत्यकाएं इसका मतलब है कि जो वैली एरिया है वो पहाड़ी इलाका है, ठीक है, मगर वहां पर भी कुछ समतल प्लेस है, जो कुछ इलाके हैं जो लोग साफ सफाई करके वो रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वैली कहेंगे। इसका मतलब है कि प्लेन है उसके चारों तरफ पहाड़ी है, तो उपत्यका आप तो समझ सकते हो, उपत्यका क्या होता है, एक पहाड़ है, ठीक है, उस पहाड़ में लोग एक जगह को साफ सफाई करके वो बहुत सारे पहाड़ के बीच में तो साफ सफाई करके जो लोग रहेंगे उसे हम बोलेंगे उपत्यका है। तो ऐसा है उनकी लीला निकेतन। निकेतन इसका मतलब है कि क्या, ध्रुव, घर। तो ये जो है हिमालय जो इन नदियों की घर है, जो अपनी घर है कैसा, इस घर में जो पहाड़ियां हैं बर्फ से फैला हुआ है, जो घाटियां हैं वो छोटे छोटे पौधों से भरा हुआ है, और बहुत सारे अधित्यकाएं हैं, बहुत सारे उपत्यकाएं हैं, अधित्यका और उपत्यका, और बहुत सारे घाटियां हैं। ऐसा है क्या लीला निकेतन, यहाँ पर जो अपने घर में वो भूत मचा रहे हैं इस घर में। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाते, तो अब वो खेलते, अब यहाँ पर वो खेल खेल कर आ रहे हैं, जब दूर निकल जाते हैं तो देवदार, चीड़,
सरो, चिन्नार, सफेदा, केल के जंगल में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातों याद करने का मौका मिल जाता होगा। इसका मतलब ये है कि ये तो उछल उछल कर खिल खिल कर आए हैं, नीचे तक आ जाएंगे। तो जब ये देवदार, चीड़, सब जंगल है। जंगल से नाम है। जो देवदार का अच्छे पेड़ है, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल के जो जंगल में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातों याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि वो पहाड़ की चोटी से आकर यहाँ पर गिरते हैं, यहाँ पर बीच में आते हैं जंगल के एरिया में। उसके बाद कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियां के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनता होगा इसका मतलब है कि जब तुम नटखट होते हो, किसी को परेशान करते हो, तो बदमाशी करते हो, तो वो क्या करेगा, अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को कंप्लेन करेगा, अभियोग करेगा कि आपका बच्चा नटखट है, ये सब कर रहा है। तो वैसे ही आपका बच्चा, जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि जैसे यशोदा श्री कृष्ण क्या करते थे, जो माखन चोरी करते थे, इसलिए जो सारे गोकुल के वासी क्या करते थे, यशोदा माँ से अभियोग करते थे कि कृष्ण बड़ा नटखट है, ये कान्हा चोरी करता है, ये चोर है, ये ढोंगी है, झूठ करता है। तो ये सारे, तो इसलिए यशोदा माँ को क्या करना पड़ता था, वो बोलती थी ठीक है अब से ये नहीं करेगा। वैसे ही जो उनके जो हिमालय जो पिता है, वो बहुत जगह में अपने सिर धुनता होगा इन बेटियों की हरकतों की वजह से। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। इसका मतलब ये है कि बड़ी बड़ी चोटियां, इसका मतलब है बहुत हाईएस्ट पीक, जो हिमालय के जो पीक होते हैं, बहुत सारे माउंटेन रेंज हुए, तो उसका जो पीक पोर्शन है, जो सारे ऊंचाई, सबसे ऊंचा प्लेस, उसे हम बोलेंगे चोटी। तो जो चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ मौन रहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारे शांत रहेंगे। क्यों निर्जीव ये नहीं, इसका मतलब नहीं, क्यों शांत रहेंगे, क्योंकि इनका जो बेटियां हैं वो नटखट है, वो ही दुष्ट कर रहे हैं। तो माता पिता क्या करेंगे, माता पिता शांत रहेंगे, ठीक है, और कंप्लेन कुछ आर्गुमेंट कर सकते हैं, कोई भी युक्ति तर्क नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ शांत रहने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही हिमालय जो पिता है, अपनी जो बेटी रूपी नदियां हैं, जो अपनी बेटियां हैं, जो नदियां हैं, उनके हरकतों की वजह से बहुत सारा अपना सिर धुनता है और बहुत परेशान भी है हिमालय। फिर भी ये जो नदियां हैं वो सुधरने का नाम नहीं रह रहे। फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो ऊंची चोटियों से निकलकर जाना चाहते हैं, मानो हम खेलते खेलते दूर दूर तक जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, नदी का गंतव्य स्थल है समुद्र। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही राबी, सतलेज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी और हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों के आंखों के सामने सभी बेटी यहाँ आंखों के सामने नाचने लगती है। इसका मतलब ये है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो बड़े बड़े नदी है, सिंधु के ही शाखा नदी है CJI RBS। इसका मतलब है कि चेनाब, झेलम, इंडस, देन रावी, बीस और सतलुज, ये सारे क्या है, सिंधु के शाखा नदी है। तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आप सुनते हो तो इनके शाखा नदी के नाम भी हमें बहुत जल्द याद हो जाता है, जैसे कि रावी, सतलेज, ब्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि क्या है कि वो विशाल नदी कैसे बने, उनके शाखा नदी की वजह से वो विशाल हुए। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदी को रूप में समुद्र की ओर प्रभावित करता होगा। इसका मतलब है कि जो नदियां निकल रही है, कहाँ से सृष्टि हुई है, हिमालय से। तो ये हिमालय से जो हिमालय जैसे मानो पिघलती हुई, उसकी जो बर्फ है, जो बर्फ जो पिघलती हुई उसके दिल में एक एक बूंद जैसे मानो न जाने कब से इकट्ठा होगा। तो एक बूंद से इकट्ठा करके एक नदी बना है। तो न जाने कब से ये नदी सृष्टि हुई होगी, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र रूप में समुद्र की ओर प्रभावित हो रही। और ये जो दो नदियां हैं वो समुद्र की ओर
जाना चाहते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र, जिससे हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने को मिला। इसका मतलब ये कि तो बहुत सौभाग्यशाली है वह समुद्र जहाँ पर ये जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी गिरते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, मैदानों में इसका मतलब है समतल जगह में, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। इसका मतलब है कि जो समतल में ही सिर्फ देखता है इन नदियों को, वो नहीं समझ पाएगा। वो अगर चोटी में जाएगा तो देखेगा वो कि कैसे वो जो नदियां हैं वो जहाँ पर उत्पत्ति हुई है वहां पर वो कैसे हरकत कर रही है। वो उस वहां पर जैसे कि मानो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल में बहुत शांत सुधा रह के बहुत फिर रहे, मगर घर में नटखट दुष्ट ये सब होंगे, घर में शरारत बच्चे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो समतल एरिया में जो नदियां हैं वो बहुत शांत सुंदर लगते हैं, मगर जब वो हिमालय की गोदी में होते हैं, हिमालय की चोटी में होते हैं, तो मानो वो बच्ची की तरह खिल रहे हैं, नटखट कर रहे हैं। माँ बाप की गोदी में सब अपने अपने दोस्त को एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं ठीक है। माँ बाप की गोद में नंग ढड़ंग होकर खेलने वाली यह बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो। इसका मतलब ये है कि पहाड़ी इलाकों में जो रह रहा होगा, जो रहते हैं, वो बसवास करते हैं, उन्हें शायद ये सारे दिन सभी दिन ये देखते हैं तो उन्हें ये कुछ आकर्षक नहीं लगेगा। शायद क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हर रोज ये देखते हैं, तो हर रोज हम जो काम करते हैं वो हमें एक्साइटेड नहीं लगती है। वैसे ही जो पहाड़ी इलाकों में रहते होंगे उन्हें शायद जो हिमालय की बेटियों की जो हरकत उन्हें ज्यादा आकर्षित नहीं करता होगा, मगर मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा बहुत सुंदर लगा। वह रूप की हिमालय की ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं हो। इसका मतलब ये कि मैं जब देखा कि हिमालय की बेटियां ऐसे निकल रही हैं, ऐसे शरारत करती हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं ये कह सकती हूँ कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र, देखो हिमालय है पिता, उनकी बेटियां हैं सिंधु ब्रह्मपुत्र, तो उनकी बेटियों को जो हाथ पकड़ेगा तो उनका जो उनके स्वामी होगा, उनका हस्बैंड होगा कौन, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का हस्बैंड है समुद्र। तो हिमालय और जो समुद्र है तो क्या करेंगे, तो फादर इन लॉ, ससुर और दामाद का रिलेशन। तो समुद्र बुलाता होगा हिमालय को, ससुर जी, और हिमालय बुलाता होगा समुद्र को कि दामाद जी आओ। हिमालय की ससुर और समुद्र को उसको दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता होगा। समझ में आया आपको ये रिलेशन, आपके जो संबंध है, ठीक। और जो रह गया हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में बताइएगा। लाइक करना मत भूलिएगा।